हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में द्रवों का प्रवाह का जो लेसन था उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको द्रवों के प्रवाह में श्यानता गुणांक, श्यानता, ठीक है, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। श्यानता क्या होती है? श्यानता एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, श्यानता क्या होती है? श्यानता किसी वस्तु का वह गुण होती है। श्यानता किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने अंदर अपनी विभिन्न परतों में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, इसी कारण जब जो पानी की सतह है आप देखते हैं ऊपर होती है वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, जबकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे जो है पानी का दाब क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, बात समझे? तो इस तरीके से जब विभिन्न परतें ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, तो एक दूसरे का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। अपने अंदर होने वाली सापेक्ष गति का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ठीक है, और श्यानता के ही कारण जब हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं? बिलो देते हैं, मतलब घुमा देते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसको हम जब छोड़ देते हैं तो फिर से वो पुनः क्या करता है? रुक जाता है। अदरवाइज न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, अगर किसी चीज़ पर फोर्स लगा के उसको जो है मूव करा दिया गया तो वो तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। लेकिन आप ग्लास या मग में पानी लीजिए और उसको क्या करिए? बिलो दीजिए, बिलो के उसके बाद छोड़ दीजिए तो देखिए थोड़ी देर बाद वो अपने आप क्या करता है? रुक जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ और चीज़ों के बारे में आपको मैंने बताया कि श्यानता जो है अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो कुछ द्रव होते हैं जिनको बिलो देने पर थोड़ी देर बाद कुछ जल्दी रुक जाते हैं, कुछ देर में रुकते हैं। ठीक है, तो वो श्यानता के गुण पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, द्रवों के प्रवाह में अगला टॉपिक होगा रेनॉल्ड संख्या। क्या होगा? रेनॉल्ड संख्या। अब रेनॉल्ड संख्या क्या है? रेनॉल्ड संख्या एक वैज्ञानिक थे रेनॉल्ड, उन्होंने जो है द्रवों के प्रवाह का अध्ययन करते हुए कुछ एक नंबर दिया, जिससे उन्होंने बताया, एक रेनॉल्ड नंबर दिया बताया कि अगर इसके बीच में, ठीक है, इतनी दूरी पे है तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, नहीं तो विक्षुब्ध प्रवाह होगा, और इससे ऊपर होगा तो जो है विक्षुब्ध प्रवाह होगा। इस तरीके से जो है उन्होंने अपने एक नंबर दिया। ठीक है, और वो नंबर किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये बात उन्होंने बताई। ठीक है, तो रेनॉल्ड की बात करें तो रेनॉल्ड ने अपने द्रवों के रेनॉल्ड ने जो है वो ये निष्कर्ष निकाला, मतलब द्रवों के प्रवाह का अध्ययन करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि जो रेनॉल्ड संख्या है, ठीक है, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रेनॉल्ड संख्या। देखिए, रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? RE से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RE से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले रेनॉल्ड संख्या की बात करेंगे। देखिए, रेनॉल्ड ने क्या किया? जो है रेनॉल्ड ने यह निष्कर्ष निकाला, द्रवों के प्रवाह का क्रांतिक वेग जो होता है, एक टॉपिक और था क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या बताया था? क्रांतिक वेग वह वेग होता है, ठीक है, जिसमें द्रवों का प्रवाह क्या होता है, मतलब द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग। क्रांतिक वेग क्या होता है? द्रवों के प्रवाह का जो वह अधिकतम वेग, द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जिसमें प्रवाह जो है कैसा बना रहा है? धारा रेखीय प्रवाह बना रहा है। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो रेनॉल्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा कि जो क्रांतिक वेग है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। रेनॉल्ड ने प्रयोगों के आधार पर बताया, क्या लिखेंगे? रेनॉल्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जो क्रांतिक वेग है, क्रांतिक वेग VC निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, VC, देखो पहला कारक क्या था? पहली बात उन्होंने बताई थी, पहला टॉपिक, ठीक है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है VC, ठीक है, VC द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव के घनत्व
क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे जो VC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई किसके, रो के। किसके है, VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1 बाई रो के। ठीक, सेकंड नंबर क्या है, देखिए सेकंड नंबर है आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है। ठीक है, सेकंड नंबर में जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी VC द्रव की जो केस नली है, ठीक है, VC केश नली के व्यास के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, व्यास के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिखेंगे, 1 बाई डी। VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1 बाई टी, डी मतलब डायमीटर। ठीक है, इस तरीके से तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई, थर्ड वन। ठीक है, तीसरा नंबर बताया उन्होंने, कहा कि तीसरा नंबर जो है वो होगा आपका VC श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। VC जो है मतलब जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है, VC श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख गया है, देखिए VC श्यानता गुणांक मतलब क्रांतिक वेग श्यानता गुणांक किसके, ईटा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर इस केस की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ईटा को श्यानता गुणांक से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, श्यानता गुणांक से। तो देखिए ये हो गया आपका थर्ड टर्म। ठीक है, ये क्या था आपका थर्ड टर्म। अगर अब हम इन तीनों को एक साथ लिख दें, ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अतः हम लिख सकते हैं कि VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, किसके, देखिए आपका ये केवल है तो ईटा अपॉन रो इंटू डी। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो VC, अगर ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे और उसी कांस्टेंट को कहते हैं क्या, हम कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला, आप ये लिखेंगे। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला होगा ये। अब यहाँ से अगर पक्षांतर करें, ठीक है, तो आप देखेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए RE बराबर, अगर RE बराबर निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, VC रो इंटू डी, VC रो इंटू डी अपॉन ईटा। देखिए VC ये R किसकी वैल्यू निकली, RE की, मतलब ये रेनॉल्ड संख्या हो गई। किसी द्रव के लिए अगर रेनॉल्ड संख्या आप चाहते हैं तो ये फार्मूला आपका VC RE इज इक्वल टू VC, ठीक है, RE इज इक्वल टू VC रो डी अपॉन ईटा, ये निकलेगा। ठीक, अब इसकी कुछ कंडीशन है, इन्होंने इसका नंबर दिया RE का, मतलब RE की कुछ वैल्यू दी। ठीक है, उन्होंने बताया, ठीक है, देखो क्या बताया उन्होंने, नोट लगाएंगे, देखिए नोट, अगर देखें यहाँ से तो नोट में उन्होंने क्या कहा कि अगर RE जो है वो लेस देन आर इक्वल टू किसके है, 2000 के, RE जो है वो लेस देन आर इक्वल टू किसके है, 2000 के। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से RE जो है वो लेस देन 2000, देखिए यहाँ से RE इज लेस देन आर इक्वल टू किसके, 2000। अगर ये है तो आपका धारा रेखीय प्रवाह होगा। कैसा प्रवाह होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। ये क्या होगा, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक, अब अगर बात करें, ठीक है, RE का मान अगर 2000 से 3000 के बीच में है, ठीक, क्या है, अगर RE का मान जो है वो क्या है, 2000 से बड़ा है, ठीक, और 3000 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये प्रवाह कैसा होगा, ये होगा आपका धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह के बीच में बदलता रहेगा। धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध
प्रवाह के बीच बदलता रहेगा, प्रवाह के बीच क्या रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगर जो आर ई की वैल्यू है वो 3000 से क्या हो जाए, ऊपर, ठीक, 3000 से ऊपर हो जाए तो जो प्रवाह होगा द्रव का वो कैसा होगा आपका, वो बचेगा आपका कैसा प्रवाह, केवल विक्षुब्ध प्रवाह होगा। कैसा प्रवाह होगा, विक्षुब्ध प्रवाह। क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक, तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये है आपका आर ई अगर लेस देन, मतलब रेनॉल्ड्स संख्या की वैल्यू अगर 2000 से नीचे है तो धारारेखीय प्रवाह, और अगर जो है ये क्या होगा, अगर ये आर ई का मान 2000 से 3000 के बीच में तो कभी धारारेखीय, कभी क्या होगा, विक्षुब्ध होगा, और अगर 3000 से बढ़ा है तो क्या होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। ठीक है, तो आप इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आपका वैलिड है एक पतले केस नली के लिए। ठीक है, उन्होंने प्रवाह जो है एक समान क्षेत्रफल के लिए, एक समान परिक्षेत्र क्षेत्रफल की जो नली थी उसके लिए किया था, तो उसके लिए वैल्यू उन्होंने बताई। ठीक है, तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है पॉइज़ली का सूत्र। क्या होगा, पॉइज़ली का सूत्र। चलिए देखते हैं पॉइज़ली का सूत्र। पॉइज़ली का सूत्र। ठीक, देखिए इस टॉपिक में पढ़ेंगे पॉइज़ली का सूत्र। अभी मैंने आपको रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में बताया। रेनॉल्ड्स संख्या जो है वो ये बताती है कि जो है इस रेंज तक जो है धारारेखीय प्रवाह है, इसके बीच में दोनों बदल सकता है। जैसे रेनॉल्ड ने बताया, कहा कि जो मतलब 2000 से नीचे के हैं, ठीक, उसमें जो है आपका धारारेखीय प्रवाह बना रहेगा, और जिसमें रेनॉल्ड्स संख्या, जिन ध्रुवों के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से 3000 के बीच में, वो कभी धारारेखीय होंगे और कभी विक्षुब्ध होगा, और जिनके लिए 3000 से ऊपर है उसमें क्या होगा, आपका विक्षुब्ध प्रवाह होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइज़ली का सूत्र इन्होंने धारारेखीय प्रवाह के लिए किया। किसके लिए किया, धारारेखीय प्रवाह के लिए पॉइज़ली का सूत्र होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ पॉइज़ली का सूत्र क्या है, पॉइज़ली ने क्या बताया। देखिए पॉइज़ली ने किया क्या, कहा कि जब किसी बेलनाकार द्रव में, ठीक है, जब किसी बेलनाकार द्रव में मतलब एक स्थिर दर से जो है कोई द्रव फ्लो कर रहा है, बह रहा है, ठीक है, तो उसकी जो विभिन्न परतें हैं वो बेलनाकार रूप में क्या होती है, बहती हैं, और जिनकी अक्ष उस बेलन की अक्ष होती है, जो मुख्य अक्ष है वो होती है। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं। देखिए जब कोई द्रव, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, जब कोई द्रव बेलनाकार पाइप में स्थिर गति से क्या कह रहा है, बह रहा है, स्थिर उस फ्लो से क्या कर रहा है, बह रहा है। ठीक है, तो जो उसकी विभिन्न परतें होती हैं वो बेलनाकार रूप में क्या होती हैं, फ्लो करती हैं, बेलनाकार रूप में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, और जो है इन बेलनाकार जो बेलनाकार द्रव होता है, जो परतें होती हैं बेलनाकार परतों के रूप में जो फ्लो होती हैं, उनकी जो अक्ष होती है वो उसी बेलन की अक्ष होती है। ठीक है, जिस पाइप में वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बताया कि जो द्रव का वेग होता है वो अक्ष के समीप अधिक होता है। जैसे जैसे अक्ष से दूर, मतलब हम पाइप के सतह के पास आते हैं, वहाँ पर द्रव का वेग क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो उन्होंने एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक नली ली। ठीक है, ऐसा प्रयोग था। देखिए एक नली ली, ऐसी कुछ थी, बेलनाकार नली यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये बेलनाकार नली है और ये बेलनाकार नली। ठीक है, उन्होंने बताया, अब इसकी अक्ष हम बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये हो गई बेलन की अक्ष, मतलब ये पाइप जो पड़ी है उसकी अक्ष। ठीक, ऐसे। तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर ऐसे द्रव, इसके पास एक द्रव है, ठीक, एक इसके पास है, मतलब ये वाली परत जो है ऐसे बेलनाकार ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक, फिर यहाँ पर भी ऐसे फ्लो करेगी, फिर अगली परत ऐसे फ्लो करेगी,
ऐसे इसमें जो है ऐसे सारी परतें ऐसे क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें परतों के रूप में जो है ऐसे लिक्विड क्या करेगा, फ्लो करेगा। देख लीजिए ध्यान से। या ऐसे विभिन्न परतों के रूप में ऐसे क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो देखिए उन्होंने बताया, कहा कि जो ऐसे है ये सब बेलनाकार परतों के रूप में ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे इसमें ऐसे। ठीक है, ऐसे विभिन्न परतें जो हैं ऐसे बेलनाकार ऐसे परतें बनाएंगी इसमें। ठीक है, ठीक, ये इस तरीके का उनका अध्ययन था। और उन्होंने बताया कि देखो ये इसकी अक्ष है, ये इसकी क्या है, ये वाली अक्ष है, सेंटर है। ठीक, उन्होंने बताया कि सेंटर के पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर जो है अगर इसका हम करें ऐसे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी ज़्यादा, फिर इस वाली परत के लिए उससे कम, इस वाले परत के लिए उससे कम, इस परत के लिए उससे कम। मतलब धीरे धीरे करके जो है सबसे कम वेलोसिटी यहाँ की होगी। ऐसे इसके लिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जो है ऐसे इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो जो मध्य वाली परत होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि किनारे वाली परत की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये पॉज़ली ने बताया। ठीक है, तो पॉज़ली नामक जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने बेलनाकार पाइप में स्थिर द्रव, ठीक है, स्थिर द्रव प्रवाह का अध्ययन करते हुए उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि प्रति सेकंड प्रवाहित दर का आयतन, प्रति सेकंड प्रवाहित दर का आयतन, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन, ठीक है, आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो ये हो जाएगा v प्रति सेकंड। पहला टॉपिक क्या होगा, ठीक है, प्रवाहित आयतन v। देखिए पहला नियम उन्होंने क्या बताया, पहला नियम बताया उन्होंने कहा, पहले नियम पे उन्होंने कहा कि जो आयतन है, क्या है, आयतन v, आयतन v वो दाबांतर, दोनों सिरों के दाबांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों सिरों के दाबांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दाबांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब जो v है, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दाबांतर को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। ठीक है, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, p से। ठीक, अब उसके बाद सेकंड नंबर इन्होंने क्या बताया, देखिए सेकंड नंबर बताया कि आयतन v, ठीक है, नली की त्रिज्या के चतुर्थ घात, त्रिज्या के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। घात के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, मतलब जो आयतन है
वो r की पावर 4 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। फिर से एक बार देखें, देखिए नली की त्रिज्या के चतुर्थ घात के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। मतलब जो ये नली है इसकी जो रेडियस है उसके चतुर्थ घात के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक बचा, नली की लंबाई के क्या होता है, जो ये नली की लंबाई के हो वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। नली के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है आपका, देखिए थर्ड नंबर, उन्होंने बताया, पॉइजनी ने बताया कि नली के लंबाई, आयतन जो है वो नली की लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपका 1/L। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/L। इन सबको एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः अगर देखें तो आयतन किन किन चीज़ों के अनुक्रमानुपाती है, पहला रो के, ठीक है, और r की पावर 4 के, और व्युत्क्रमानुपाती है L के। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया और एक चीज़ और बचा इसमें, अभी श्यानता गुणांक बच गया है। क्या बच गया आपका, श्यानता गुणांक। बात समझे आप, क्या बचा आपका, श्यानता गुणांक के जो है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हटा लेते हैं अभी। देखिए चौथा पॉइंट जो होगा, ठीक, चौथा पॉइंट, जो आयतन होता है वो क्या होता है, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जो श्यानता गुणांक है वो आपके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अब इन सबको साथ में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला दावांतर के अनुक्रमानुपाती, r की पावर 4 के अनुक्रमानुपाती बटे व्युत्क्रमानुपाती दो चीज़ों के हैं। ठीक है, एक तो 1/L है, मतलब L के व्युत्क्रमानुपाती है, और दूसरा किसके है, श्यानता गुणांक के। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ क्या, ईटा, 1/ क्या लिखेंगे, ईटा। इस तरीके से अगर इसमें हम एक कांस्टेंट जोड़ दें, ठीक है, तो V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है π/8। ये उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। ये हो जाए रो r की पावर 4/L इंटू ईटा। ठीक, इस तरीके से ये आ गया आपका पॉइजनी का सूत्र। इसी को कहते हैं हम, इसे पॉइजनी का सूत्र कहते हैं। इसे पॉइजनी का सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसे पॉइजनी का क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। समझ में आया सबको, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक होगा द्रव में गिरते हुए पिंड पर प्रभावी बल। चलिए देखिए हेडिंग, द्रव पर गिरते हुए पिंड पर प्रभावी बल। प्रभावी बल ठीक, चलिए देखते हैं। द्रव में गिरते हुए पिंड पर प्रभावी बल। ठीक, जब कोई पिंड किसी द्रव में क्या करता है, गिरता है। ठीक, किसी द्रव में गिरता है। ठीक, तो देखिए क्या होता है। ऐसे देखिए एक चित्र बनाते हैं। पहले मान लेते हैं ये आपका एक बीकर है, इसमें एक पानी भरा हुआ है। सभी लोग नोट्स को वीडियो पॉज करके बनाते रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मान लेते हैं एक पिंड है, ये एक पिंड है। ठीक, तो लिखेंगे हम, माना एक पिंड जिसकी त्रिज्या r, क्या लिखेंगे, माना एक पिंड जिसकी त्रिज्या
स्मॉल आर तथा घनत्व रो है, तथा घनत्व कितना है, रो है। एक सिग्मा घनत्व वाले द्रव में गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, गुरुत्व के अधीन, ठीक है, गिर रहा है, ठीक, गिर रहा है, ठीक। तब इस पर कितने प्रकार के बल कार्य करेंगे, ठीक। देखो किसी द्रव में गिर रहा है, हमने क्या कहा कि इसका घनत्व रो है जबकि द्रव का घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो इस पर दो तरीके के बल कार्य करेंगे, ठीक। अगर इस पिंड का द्रव्यमान m है तो एक बल नीचे काम करेगा F, एक उत्प्लावक बल कार्य करेगा ऊपर की ओर, क्या, F डैश, ठीक है, क्या कार्य करेगा, F डैश। तो एक पिंड का भार, इसको कह लेंगे भार, क्या कहेंगे, mg, ठीक, नीचे की ओर, और उत्प्लावक बल ऊपर की ओर, ठीक। तो देखिए फिर भी पिंड अगर नीचे की ओर आ रहा तो परिणामी F जो है वो किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। इसी परिणामी F का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए जब किसी द्रव में किसी चीज़ को हम डुबोते हैं तो द्रव हमारे हाथ पर क्या करती है, उल्टा बल लगाती है, जिसको हम कहते हैं उत्प्लावक बल, ठीक है। और ये उत्प्लावक बल जो है पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। ये उत्प्लावन का नियम, उत्प्लावक बल बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये गिर रहा है तो इस पर दो बल कार्य करेंगे, ठीक है, गिर रहा है, अतः पिंड पर दो बल कार्य करेंगे, अतः पिंड पर कार्यरत बल, दो प्रकार के बल। एक पहला बल क्या कार्य करेगा, देखिए पहला बल पिंड का भार, पहला बल क्या कार्य करेगा, पिंड का भार mg, किधर, नीचे की ओर, पिंड का भार mg किधर की ओर, नीचे की ओर। अब बात करते हैं अगर पिंड का भार नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक, तो देखिए यहाँ m तो आपको पता नहीं है, तो m क्या है, पिंड का भार, मतलब 4/3 द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। भाई द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज किया। तो आयतन हो जाएगा, एक गोला है, गोल पिंड लिया है, ठीक, उसकी त्रिज्या r है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और घनत्व पिंड का क्या माना है, एक पिंड जिसकी त्रिज्या r तथा घनत्व कितना है, रो है, तो वो लिख लिया मैंने, ठीक। एक ये बल तो आपका नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है, उत्प्लावक बल। दूसरा बल कौन सा कार्य करेगा, सेकंड नंबर पे जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल, ठीक। उत्प्लावक बल ये होगा पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, ठीक, ये होगा आपका। भाई उत्प्लावक बल क्या होगा आपका, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो अब भार फिर से आ गया तो m आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, m। लेकिन आपकी m जो होगा वो आयतन गुणे घनत्व होगा, लेकिन आपकी आयतन तो ठीक है, आपका आयतन तो पिंड का ही होगा, पिंड का आयतन और गुणे घनत्व किसका होगा, द्रव का। पिंड का आयतन और जो घनत्व होगा वो किसका होगा, द्रव का। बात समझ में है, ठीक है। पिंड का आयतन और यहाँ बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए पिंड का आयतन, ठीक है, और गुणे द्रव का घनत्व, ठीक, और इंटू कितना, जी। भाई आपका भार बराबर क्या होता है, mg ही है, तो यहाँ पर m था वो केवल पिंड के लिए था, अब यहाँ पर जो है वो m किसके लिए है, द्रव के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए पिंड का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, और द्रव का घनत्व कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, सिग्मा, इंटू कितना, जी, ठीक। अब देखिए ये दोनों बल आए, एक नीचे की ओर और ये किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। अतः पिंड पर परिणामी बल,
अतः पिंड पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, F बराबर, देखते हैं F बराबर भाई देखो नीचे की ओर द्रव पिंड नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन सा है, नीचे वाला बल, ठीक। तो नीचे बल कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना नीचे की ओर। तो इसको लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और रो जी -4/3 पाई आर क्यूब, और कितना सिग्मा इंटू जी, जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब, जी कॉमन, मतलब ब्रैकेट पे बचा कितना आपके पास, रो माइनस कितना सिग्मा। ये क्या हो गया आपका परिणामी बल, मतलब इतने परिणामी बल से नीचे की ओर द्रव क्या करेगा, गिरेगा, ठीक है। जो ये बल लिखा है, इतने परिणामी बल से द्रव जो है वो नीचे की ओर गिरेगा, ठीक। अब लिखेंगे यदि इस बल के कारण पिंड का त्वरण A हो, पिंड का त्वरण कितना हो, A हो, A हो तो ठीक। यहां F बराबर क्या लिख सकते हैं, MA लिख सकते हैं ना, ठीक। तो F बराबर क्या हो जाएगा, MA, चूंकि F बराबर MA, यहां पर वैल्यू रख लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए अगर वैल्यू रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा MA बराबर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ MA हो गया। अब यहाँ पर फिर M आ गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, आ गया आपका M। तो यहाँ पर देखो M आपका वही गोले के लिए, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, ठीक। तो M का हो जाएगा आपका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी M का मतलब पिंड के लिए तो रो और इंटू कितना है A बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, जी, और ये कितना रो माइनस सिग्मा, मतलब ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से A बराबर क्या बचा आपका, देखो G, और यहाँ पर बचा ब्रैकेट में आपका रो माइनस सिग्मा और बटे कितना रो, ठीक। ये हो गया आपका त्वरण, ये हो गया उत्पन्न त्वरण। पिंड में जो उत्पन्न त्वरण है वो आपका इस त्वरण से जो है वो पिंड द्रव के अंदर क्या कर रहा है, गिर रहा है। बात समझ में आई सबको, ठीक। अब आपसे पूछा जाए, ठीक है, इस पर एक विचार करते हैं, मतलब इस वाले पिंड पर ये विचार किया गया कि यहाँ पर श्यानता मतलब ये द्रव जो है अश्यान है, ठीक है, श्यानता का गुण इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन तो इसका मतलब आइडियल के लिए माना गया है, ये सूत्र किसके लिए निकाला गया है आपका, आइडियल के लिए। अब हम बात करते हैं अगर वर्षा की बूंदों की बात करें, ठीक है, जो बरसात होती है, तो बरसात जब इतनी ऊंचाई से कोई चीज़ गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्या होता है कि जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो हमारे सिर पर या हाथ पर, ठीक है, जब गिरती है तो हमारे हाथ में छेद क्यों नहीं होता है, ठीक है, हमारे हाथ पर छेद क्यों नहीं हो जाता है, सिर में छेद क्यों नहीं हो जाता है। जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, इतनी ऊंचाई से कोई भी चीज़ गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो देखिए ऐसा यही नियम यहाँ पर लगता है, जो नियम यहाँ पर मैंने बताया आपको यही नियम लगता है, ठीक। तो देखिए होता ये है कि अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए वहाँ कोई मान लीजिए कोई बादल है, ठीक है, यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कोई बादल है, यहाँ पर बूंद गिरना शुरू की, तो जस्ट जब गिरना शुरू की, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, और जो भाई आप जो एयर है उसको आप लिक्विड मान सकते हैं, गैसेस का मतलब गैसेस एयर फ्लो करती है ना, क्या करती है, एयर फ्लो करती है, बहती है, ठीक। तो जो कॉन्सेप्ट आप द्रव में लगा सकते हैं वही एयर के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, जस्ट जब निकली है बूंद वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब जो इसका फोर्स, रिफ्लेक्शन फोर्स होगा जो मैंने बताया F' ऊपर की ओर, वो क्या होगा, कम होगा, शून्य होगा। वो भी जब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है, तो फोर्स भी ऊपर जो अपोज करने वाला फोर्स होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका जो है 0 होगा। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी F भी क्या करेगा, बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी। मान लीजिए यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर अब वेलोसिटी जो है नीचे की ओर है, ठीक, तो फोर्स किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। मतलब नीचे नीचे आते आते एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, जहाँ पर फोर्स और नीचे की ओर लगने वाला जो पिंड का भार है, मतलब पिंड का भार mg
ठीक है। और ये जो ऊपर की ओर मतलब यहाँ पर ये जो बूंद है, बूंद का भार जो mg है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इस केस में ये बूंद एक नियत चाल से नीचे की ओर गिरना शुरू कर देगी। और जब कोई पिंड जो है नियत चाल से नीचे की ओर गिरना शुरू करता है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो F बराबर ma से फोर्स भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए शरीर पर जो है कोई चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। बरसात की जब बूंदें हैं शुरुआत में जब निकलना शुरू करती है तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो वेलोसिटी जीरो होती है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर की ओर जो अपोज करने वाला बल है वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी तो पिंड का भार mg उसको क्या करेगा, पिंड के अपने भार के कारण वो बूंद कहाँ की ओर आएगी, नीचे की ओर। तो भार के कारण जब नीचे की ओर आएगी तो ऊपर फोर्स भी धीरे धीरे करके क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऊपर फोर्स बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जहां पर ये अपोज वाला फोर्स जो है पिंड के भार के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जब कोई वस्तु नियत वेग से गति करती है, मैकेनिक्स में पढ़ाया गया है, तो उसका फोर्स क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरह नियत चाल से नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। तो एक वर्ड आता है यहाँ पर सीमांत वेग, ठीक है, सीमांत वेग। तो सीमांत वेग की परिभाषा क्या होगी, ठीक, किसी द्रव में गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त वह महत्तम वेग जहां पर जो त्वरण है वो क्या है, शून्य है, ठीक। या किसी द्रव में गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम वेग क्या कहलाता है, सीमांत वेग कहलाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे, सीमांत वेग की, ठीक है। सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक। देखिए सीमांत वेग की परिभाषा क्या होगी, किसी द्रव में गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम वेग क्या कहलाता है, आपका जो है आपकी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, सीमांत वेग कहलाती है, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक। तो इस तरीके से, और इस टर्मिनल वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो आपको बताया गया कि वर्षा की जो बूंदें नीचे गिरती है चोट हमारे ऊपर क्यों लगती है। यही कॉन्सेप्ट पैराशूट पे लागू होता है, ठीक है। किस पे लागू होता है, पैराशूट पे। तो अगले उसमें बताएंगे हम स्टोक का नियम, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।